एक गांव में प्रकाश अपनी माँ के साथ रहता था। उसकी माँ बहुत बूढ़ी थी और बीमार रहती थी। प्रकाश गांव में मजदूरी करता, लेकिन पैसे न होने के कारण अपनी माँ की दवाई का खर्च और घर का खर्च बड़ी मुश्किल से चला पा रहा था। माँ, मैं जा रहा हूँ। आज काम मिल गया तो आपके लिए दवाई ले आऊंगा। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना। प्रकाश गांव में काम ढूंढने निकल जाता है। वो गांव की एक दुकान पर पहुंचता है। भैया, मुझे काम की जरूरत है। अगर आपके पास कोई काम है तो बताना, मैं कर लूंगा। अरे नहीं नहीं भैया, अभी ज़रूरत नहीं है किसी आदमी की। काम वैसे भी कम होता है, मैं खुद ही कर लेता हूँ। प्रकाश उदास होकर वहां से चला जाता है। उसे वहां एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है, जिसे आज से पहले उसने कभी गांव में नहीं देखा था। क्या हुआ बेटा? बहुत परेशान लग रहे हो, क्या बात है? क्या बताऊँ बाबा, माँ बीमार है, उसकी दवाई तक के पैसे नहीं है मेरे पास, और गांव में किसी के पास काम भी नहीं है कि मैं 2 पैसे कमा कर दवाई ला सकूं। बूढ़ा कुछ देर सोचता है। आज रात तुम एक काली चादर पहनकर गांव के खत्म होते ही जंगल की तरफ जो पुराना घर है वहां जाना। घर के अंदर तुम्हें एक संदूक दिखेगा, उसमें सोने के सिक्के होंगे। तुम उसमें से एक सोने का सिक्का ले लेना। लेकिन बाबा, गांव वालों का मानना है कि उस घर में चुड़ैल का वास है, और उस घर में तो कोई भी नहीं रहता। हाँ बेटा, हाँ, वो घर कई सालों से बंद पड़ा है, लेकिन याद रहे तुम काली चादर ओढ़कर ही वहां जाना, और ज़्यादा लालच मत करना। सिर्फ एक ही सिक्का उठाना उस संदूक में से। इतना कहकर वो बूढ़ा आदमी वहां से चला जाता है। रात हो जाती है और प्रकाश एक काली चादर ओढ़कर उसी घर में घुस जाता है, और वहां से एक सोने का सिक्का उठाकर उसे बेचकर दवाई लेकर खुशी खुशी घर आ जाता है। उसे इतना खुश देखकर गांव का एक निकम्मा लड़का रामू सोच में पड़ जाता है। सुबह तक तो ये प्रकाश मुंह लटकाए गांव में घूम रहा था, फिर अचानक क्या इसे जादू का चिराग मिल गया जो इतना खुश दिखाई दे रहा है? ये प्रकाश घर पहुंचता है। क्या हुआ बेटा, आज इतनी देर हो गई, कहाँ रह गए थे? माँ, मैं आपकी दवाई ले आया हूँ, और मैं कल ही शहर से डॉक्टर को भी बुलाकर आपका इलाज करवा दूंगा। लेकिन बेटा, इतने सारे पैसे कहाँ से आए तेरे पास? प्रकाश अपनी माँ को सारी घटना बताता है। उधर रामू खिड़की से सारी बातें सुन लेता है। अच्छा, तो ये बात है। उस पुराने घर में सोने की संदूक पड़ी है जहाँ से ये सोना लेकर आया है। चल रामू, बहुत अच्छा मौका है अमीर होने का। आज रात में वहाँ जाकर पूरी संदूक ही उठा लूंगा, फिर तो लाइफ सेट है अपनी। रामू ज्यादा देर न करते हुए उस पुराने घर में घुस जाता है, लेकिन उसको पता नहीं होता है तो वो काली चादर ओढ़े बगैर ही उस घर में घुस जाता है। वो वहाँ पड़ा संदूक देखता है जिसमें सोने के सिक्के होते हैं। वाह, इतने सारे सोने के सिक्के! अरे इससे तो मैं गांव का तो क्या, शहर का भी सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। रामू जैसे ही संदूक उठाने के लिए आगे बढ़ता है, वहाँ वही बूढ़ा आदमी आ जाता है। ए चाचा, कौन हो तुम, और इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? ठंड लग जाएगी, चलो चलो गांव में जाओ। रामू के इतना कहते ही वो बूढ़ा आदमी एक भूत में बदल जाता है। सोने की लालच में तुझ जैसे पता नहीं कितने यहाँ आते हैं और रोज मेरा शिकार बनते हैं। रामू वहाँ से भागने लगता है कि अचानक दरवाजा बंद हो जाता है। जो इस घर में एक बार आ गया वो कभी वापस नहीं जाता। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव चंद्रपुर के बीच में एक चौपाल थी। हर अमावस्या की रात उस चौपाल के पास से जो भी गुजरता वो गायब हो जाता। इसीलिए गांव वाले अमावस्या की रात अंधेरा होने के बाद उस चौपाल के करीब से नहीं गुजरते थे। उस रात गांव में सन्नाटा लग जाता था। दीपक, तूने सुना? आज सुबह राजू की साइकिल चौपाल के पास से मिली है, पर राजू गायब है। हाँ, मैंने सुना है, लेकिन राजू ही क्या,
पिछले कुछ महीनों से हर अमावस्या की रात कोई न कोई गायब हो जाता है। गांव वालों ने कितनी कोशिश की पता लगाने की, लेकिन किसी का पता नहीं लगता। वो दोनों बात कर रहे होते हैं कि इतने में वहाँ एक बूढ़ा आदमी आ जाता है। जब तक गांव वाले इस बात को नहीं समझेंगे, हर अमावस्या की रात उस चुड़ैल की शक्ति और बढ़ती जाएगी और एक दिन गांव का कोई आदमी नहीं बचेगा। उन दोनों को बूढ़े आदमी की बात बड़ी अजीब लगती है। मतलब क्या आपको पता है ये सब क्यों हो रहा है? अरे कौन चुड़ैल, ये सब कुछ नहीं होता। तू भी कहाँ चाचा की बातों में आ रहा है। वो बूढ़ा आदमी कुछ नहीं कहता और वहां से चला जाता है। अगली अमावस्या की रात गांव में सन्नाटा छाया होता है। दीपक अंधेरा होने के बाद भी गांव में घूम रहा होता है। कितने डरपोक हैं ये गांव वाले, सब डर के घरों में छुपे बैठे हैं। दीपक, तू जैसा बहादुर गांव में कोई नहीं है। चलते चलते दीपक उस चौपाल के करीब पहुंच जाता है। सुबह हो जाती है। गांव के चौपाल पर रश लगा होता है। क्या हुआ, यहाँ भीड़ क्यों लगी हुई है? अरे भैया, कल रात फिर उस चुड़ैल ने किसी को गायब किया है। उसकी चप्पल यहाँ गिरी हुई मिली है। ये तो दीपक की चप्पल है। लगता है कल अमावस्या की रात में उस चुड़ैल का शिकार ये दीपक बन गया। ऐसा चलता रहा तो सच में एक दिन सभी गांव वाले गायब हो जाएंगे और हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। मैंने कहा था ना, जब तक तुम गांव वाले नहीं समझोगे उस चुड़ैल का शिकार बनते रहोगे। रवि उस बूढ़े आदमी के पास आता है और पूछता है, कैसी बात बाबा, आप क्या कहना चाहते हैं? छोड़ो बेटा, तुम भी दूसरों की तरह मेरा मजाक उड़ाकर चले जाओगे। अरे नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा। आप मुझे बताएं क्या बात है, क्यों हर अमावस्या की रात गांव वाले इस चौपाल से गायब हो रहे हैं? बूढ़ा आदमी रवि को सारी कहानी बताता है। कई सालों पहले दूसरे गांव से एक लड़की इस गांव में शादी होकर आ रही थी। रास्ते में डाकुओं ने बारात लूट ली और उसके पति को मार दिया। वो रात अमावस्या की रात थी। उसी रात उस लड़की ने इस चौपाल पर अपने आप को आग लगा ली थी। तब से उस चुड़ैल की आत्मा हर अमावस्या की रात यहाँ से गुजरने वाले लोगों को वही डाकू समझकर मार देती है। फिर उसका कुछ पता नहीं चलता कि वो कहाँ गया है। लेकिन हम चुड़ैल को यहाँ से मुक्त कैसे कर सकते हैं जिससे वो यहाँ से हमेशा के लिए चली जाए? चुड़ैल को यहाँ से मुक्त करने का बस एक ही रास्ता है, उस पेड़ को काटना। जैसे ही वो पेड़ कटेगा वहाँ से चुड़ैल की सारी शक्तियाँ ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं है। मैं ये काम करने के लिए तैयार हूँ। कब तक गांव वाले उस चुड़ैल का शिकार बनते रहेंगे? मैं उसे यहाँ से हमेशा के लिए ख़त्म कर दूंगा। रवि जैसे ही पेड़ काटता है तो वहाँ चुड़ैल आ जाती है। क्या कर रहा है तू? चुड़ैल को देखकर रवि घबरा जाता है, लेकिन फिर थोड़ी हिम्मत करके बोलता है, गांव वालों को क्यों मार रही हो तुम? तुम गांव वालों की वजह से मेरी जिंदगी तबाह हो गई और मुझे खुदकुशी करनी पड़ी। तुम्हारी गांव वालों से क्या दुश्मनी है? तुम्हारे पति को तो डाकू ने मारा था। मेरी बारात इसी गांव में आनी थी, लेकिन तुम गांव वालों की फूटे कर्मों की वजह से मुझे ये दिन देखना पड़ा। देखो, तुम्हें अगर अपना बदला लेना है तो उस डाकू से लो। हम गांव वालों ने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। तुम इन मासूम गांव वालों को परेशान मत करो। अगर तुम बाज नहीं आई तो मैं ये पेड़ काट दूंगा। रुक जाओ, ऐसा मत करना। तुम अगर उस डाकू को पकड़कर यहाँ ले आओ तो मेरी आत्मा को हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। मैं उसे मारकर यहाँ से हमेशा के लिए चली जाऊंगी। अच्छा ठीक है, लेकिन वो डाकू मिलेगा कहाँ? वो डाकू जंगल में रहता है। रवि गांव वालों के साथ जंगल में जाकर डाकू को पकड़ के ले आता है और चुड़ैल के हवाले कर देता है। चुड़ैल उस डाकू को मारकर अपना बदला लेकर हमेशा के लिए उस पेड़ से चली जाती है।
टिंकू के स्कूल की छुट्टियां पड़ गई थीं। वो शहर से गांव अपने दादा के पास छुट्टियां गुजारने आ जाता है। दादाजी, मुझे गांव में खेलना बहुत पसंद है। मैं अपनी छुट्टियां यहाँ बहुत एंजॉय करूँगा। हाँ बेटा, क्यों नहीं। और यहाँ तुम गांव का अच्छा खाना खाकर वो क्या कहते हैं, हेल्दी हो जाओगे। दादाजी, मैं गांव में अपने दोस्तों के साथ खेलने जाऊं? अरे बेटा, तुम अभी तो आए हो, खाना खाकर थोड़ा आराम कर लो, फिर भले खेलने चले जाना। टिंकू खाना खाकर थोड़ा आराम करके गांव में खेलने निकल जाता है। टिंकू, अच्छा हुआ तू शहर से आ गया। अब हम बहुत मज़े करेंगे गांव में। हाँ सोनू, हम बहुत मज़े करेंगे गांव में। मुझे गांव में रहना बहुत पसंद है। चल भाई, हम लोग चलकर खेलते हैं। वो दोनों दोस्त खेलने लगते हैं। खेलते खेलते उन्हें पता नहीं चलता और वो जंगल की तरफ निकल जाते हैं। वहाँ एक पुराना खंडार देखकर टिंकू बोलता है, ये खंडार तो किसी पुरानी भूत वाली मूवी जैसा लगता है। टिंकू, हम गलत आ गए यहाँ। ये भूत का घर है। चल यहाँ से चलते हैं। सोनू, तूने भूत देखा है? हमारे शहर में तो भूत नहीं होते। ये सब मूवीज की बातें हैं। मूवीज में होते हैं ये सब। तू भी। टिंकू, तू वो सब छोड़। अगर किसी ने हमें यहाँ देख लिया तो पापा को बता देगा। पापा ने मना किया है जंगल में इस तरफ आने से। सोनू के बहुत कहने पर वो दोनों गांव वापस आ जाते हैं। टिंकू पूरे रास्ते यही सोचता रहता है कि आखिर उस पुराने खंडार में ऐसा क्या है जो गांव वाले वहां जाने से डर रहे हैं। दादाजी, क्या भूत सच में होते हैं? टिंकू के दादा को उसकी बात बड़ी अजीब लगती है। ये तुम्हें अचानक भूत का ख्याल कहाँ से आ गया? दादाजी, आज हम खेलते खेलते जंगल के करीब जो पुराना खंडार है वहाँ चले गए थे। सोनू बता रहा था गांव वाले कहते हैं कि ये भूत का घर है। क्या तुम वहाँ गए थे? टिंकू, अब कभी वहाँ मत जाना तुम। लेकिन क्यों दादाजी, वहाँ ऐसा क्या है? बेटा, ये सब तुम्हारे समझने जैसा नहीं है। बस तुम गांव में खेलना, फिर कभी जंगल की तरफ मत जाना। ठीक है दादाजी। टिंकू अभी भी सोच रहा था कि उस पुराने खंडार से गांव वाले इतना डरते क्यों हैं। अगले दिन टिंकू फिर से गांव में खेलने निकल जाता है। आ गया तू? हाँ, चल खेलते हैं। वो दोनों फिर से खेलने लगते हैं। खेलते खेलते उनको पता ही नहीं चलता कि वो उसी पुराने खंडार के करीब पहुंच जाते हैं। उनकी बॉल गलती से उसी खंडार में चली जाती है। अरे, बॉल तो अंदर चली गई। चल सोनू, बॉल लेकर आते हैं। टिंकू, तू पागल हो गया है क्या? पापा ने इस खंडर के करीब भी जाने से मना किया है और तू है कि इसके अंदर जाने की बात कर रहा है। मना तो मेरे दादाजी ने भी किया है, लेकिन उन्होंने बाकी कुछ नहीं बताया। तूने अपने पापा से पूछा नहीं कि वो यहाँ जाने से क्यों मना कर रहे हैं? वो सब मुझे नहीं पता। बस पापा ने बोला ये भूत का घर है, इसके करीब मत जाना। देख सोनू, ये भूत वूत कुछ नहीं होता। मैं जाता हूँ और बॉल लेकर आता हूँ। तू तब तक बाहर खड़ा रहे। और हाँ सुन, अगर कोई गांव वाला यहाँ आता दिखे तो आवाज़ मार देना मुझे। मैं उससे पहले बाहर आ जाऊँगा। सोनू के इतना मना करने के बाद भी टिंकू उसी खंडार में चला जाता है। थोड़ी देर गुजर जाती है लेकिन टिंकू वापस नहीं आता। ये टिंकू कहाँ रह गया? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। काफी देर हो जाती है। सोनू देखता है कि टिंकू के दादाजी जंगल की तरफ आ रहे हैं। अरे ये क्या? ये तो टिंकू के दादाजी हैं। जंगल की तरफ ही आ रहे हैं। कहीं इन्हें पता तो नहीं चल गया? टिंकू के दादा को देखकर सोनू टिंकू को आवाजें मारता है, लेकिन टिंकू का कोई जवाब नहीं आता। सोनू बेटा, तुम यहाँ जंगल में इस खंडर के पास क्या कर रहे हो? और टिंकू तुम्हारे साथ खेल रहा था ना, कहाँ गया वो? सोनू थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन फिर डरते डरते वो सब बात टिंकू के दादाजी को बताता है। सोनू बेटा, तुम्हें तो पता था ना इस खंडर के बारे में, फिर तुमने उसे रोका क्यों नहीं? दादाजी, मैंने उसे बहुत मना किया कि मत जा, ये भूत का घर है। पापा ने भी मना किया है इसके करीब जाने से, लेकिन वो नहीं माना। टिंकू के दादाजी बहुत परेशान हो जाते हैं। वैसे ये बहुत खतरनाक है, लेकिन अब मुझे अपनी जान खतरे में डालकर इस खंडहर में जाना ही होगा।
ये कहकर टिंकू के दादाजी खंडार में चले जाते हैं और टिंकू को ढूंढने लगते हैं। टिंकू, टिंकू बेटा, कहाँ हो? इतने में उनको किसी के हंसने की आवाजें आती हैं। ये किसकी आवाजें हैं? वो देखते हैं कि वहाँ टिंकू किसी चुड़ैल के साथ खड़ा है। इतने में टिंकू अपने दादा को देख लेता है। दादाजी, दादाजी, आंटी, ये मेरे दादाजी हैं। उनको ये बात बहुत अजीब लगती है। टिंकू बेटा, क्या है ये सब? दादाजी, ये आंटी बहुत अच्छी हैं। इन्होंने मुझे चॉकलेट्स भी दी हैं। लेकिन तुम तो एक चुड़ैल हो हाँ, मैं एक चुड़ैल हूँ। और तुम ही गांव वालों को परेशान कर रही थी। नहीं, मैंने आज तक किसी गांव वालों को नहीं मारा और ना ही किसी को नुकसान पहुंचाया है। गांव वाले खुद से ही इस जगह और मुझसे डरने लगे। लेकिन तुम इस जगह पर कब से हो और तुम्हारी मौत कैसे हुई थी? चुड़ैल उन लोगों को पूरी बात बताती है। कई साल पहले मैं दूर के एक गांव में अपने पति और एक छोटे बेटे के साथ रहती थी। लेकिन अचानक एक दिन मेरे पति और बेटे की शहर में एक एक्सीडेंट में मौत हो गई। उनकी खबर जब मुझे गांव में मिली तो उनके दुख में मेरी भी मौत हो गई। फिर मेरी आत्मा चुड़ैल के रूप में जंगल में भटकती रही, यहाँ तक कि मैं इस पुराने खंडार में रहने लगी। लेकिन मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती थी। फिर एक दिन एक तांत्रिक ने मुझे इस खंडार में कैद कर दिया। मैं तब से यहाँ कैद हूँ। तो क्या चुड़ैल आंटी, आप इस खंडर से अब कभी बाहर नहीं निकल सकती? उस तांत्रिक ने इस खंडार के बाहर चारों तरफ एक लकीर बनाई है। अगर तुम लकीर मिटा दो तो मैं यहाँ से हमेशा के लिए मुक्त हो जाऊंगी। आप फिक्र नहीं करें आंटी, मैं आपको यहाँ से मुक्त करने में आपकी मदद करूँगा। टिंकू खंडार के चारों तरफ से वो लकीर हटाकर चुड़ैल को हमेशा के लिए मुक्त कर देता है। गांव में एक नई नई दुकान खुलती है जिसमें एक आदमी पकोड़े बेच रहा होता है। भैया, कौन से गांव से आए हो? गांव में आज से पहले तुम्हें कभी नहीं देखा। भैया, मैं पास के गांव से आया हूँ। अच्छा, तो गांव में पकोड़े बेच रहे हो, लेकिन सरपंच जी ने तुम्हारे बारे में कुछ बताया नहीं? सरपंच जी से मैंने बात कर ली थी, अब उन्होंने बताया नहीं तो भूल गए होंगे। और तुम कौन सा गांव के मुखिया लगते हो जो तुम्हें वो हर बात बताएंगे? रोहित को उस दुकान वाले की बात बड़ी अजीब लगती है और उसे उस पर गुस्सा भी आता है, लेकिन वो बिना कुछ बोले ही वहाँ से चला जाता है। उस रात तेज बारिश होने लगती है। चल राजू, बारिश में चाय पीकर आते हैं। ये ठंडी बारिश और गर्मा गर्म चाय, मज़ा ही आ जाएगा। हाँ हाँ चल, वैसे भी मुफ्ते की चाय इस बारिश में बहुत मज़े की लगती है। मुफ्ते की नहीं, तू अपने पैसे देगा, मेरे पास थोड़े ही पैसे हैं। तू भी ना रोने लग जाता है। चल अच्छा, चलते हैं। वो दोनों बातें करते करते गांव की चाय वाली दुकान पर जा रहे होते हैं कि अचानक उन्हें गर्मा गर्म स्वादिष्ट पकोड़ों की खुशबू आने लगती है। अरे रोहित, क्या खुशबू आ रही है। मुंह में पानी आ गया। कह तो सही रहा है राजू। क्या खुशबू आ रही है। अरे ये इस पकोड़े वाले की दुकान से आ रही है। क्या स्वादिष्ट खुशबू है। चल रोहित, एक काम करते हैं, पहले पकोड़े खा लेते हैं, बाद में चाय पियेंगे। अब इतने पैसे नहीं है मेरे पास कि चाय के साथ साथ पकोड़े भी खाऊं। कोई एक ही चीज़ का मज़ा ले सकता हूँ। हाँ तो चल, गर्मा गर्म ताज़े स्वादिष्ट पकोड़ों का मज़ा लेते हैं। वैसे भी ये दुकान गांव में आज ही खुली है, देखते हैं कैसे पकोड़े बनाता है ये। वो दोनों पकोड़ों की दुकान पर आ जाते हैं। अरे भैया, ज़रा 2 प्लेट गर्मा गर्म पकोड़े लगा दो। हाँ हाँ भैया, अभी लगाता हूँ। दुकान वाला उनको 2 प्लेट पकोड़े दे देता है और साथ में बहुत सारा केचप डाल देता है। वो दोनों पकोड़े खाने लगते हैं। अरे वाह रोहित, मज़ा आ गया। क्या पकोड़े हैं यार। सही कह रहा है राजू, इस बारिश में ताज़ा गर्मा गर्म पकोड़ों का मज़ा ही कुछ और है। लेकिन यार, तू इतना सारा केचप इसमें डालकर खा रहा है, पेट खराब हो जाएगा तेरा। अरे रोहित, तुझे तो पता है मुझे केचप कितना पसंद है, और केचप के साथ ये पकोड़े तो बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं। इतने में दुकान वाला भी बोल पड़ता है। अरे भैया, मेरे स्पेशल पकोड़े सिर्फ मेरे स्पेशल केचप के साथ ही अच्छे लगते हैं। आप भी लो,
केचप के बगैर क्यों खा रहे हो? अरे नहीं नहीं, मुझे ये केचप अच्छा नहीं लगता। रोहित दिल में सोचने लगता है। ये केचप कुछ अजीब लग रहा है, इसमें से अजीब सी सुगंध आ रही है, पता नहीं क्या मिलाते हैं इसमें। वो दोनों पकोड़े खाकर वहां से चले जाते हैं। अगले दिन गांव में राजू खड़ा होता है। रोहित उसके पास आता है। हाँ भाई राजू, क्या कर रहा है? राजू उसको जवाब नहीं देता और वहां से चला जाता है। अजीब है, इसको क्या हो गया अचानक? रोहित अपने घर आ जाता है। शाम को गांव में बारिश होने लगती है। रोहित अपनी पत्नी राधा से बोलता है, सुनो, मौसम अच्छा हो रहा है, चाय बना लो। अजी ठीक है, मैं चाय बना देती हूँ, आप जाकर पकोड़े ले आइए। रोहित जाकर पकोड़े ले आता है। वो दोनों चाय के साथ पकोड़े खाते हैं और रात को सो जाते हैं। अगले दिन रोहित की पत्नी का व्यवहार कुछ अलग ही होता है। वो कुछ बोल नहीं रही होती और अजीब सी चुप सी हो जाती है। अजीब बात है, ये राधा को क्या हो गया है? रोहित उस पर ज्यादा ध्यान न देते हुए घर से बाहर निकल जाता है। गांव में उसको राजू उसी पकोड़े वाले की दुकान पर खड़ा हुआ मिलता है। राजू, आजा चाय पी कर आते हैं। राजू उसको कोई जवाब नहीं देता और वहां से चला जाता है। रोहित चाय पीने चाय वाले के पास जा रहा होता है कि उसको वहां एक गांव वाला दिखाई देता है। रोहित उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो भी उससे बिना कोई जवाब दिए वहां से चला जाता है। ये गांव वालों को क्या हो गया है? सबके सब चुप हो गए हैं, कोई बात नहीं कर रहे, जरूर कुछ गड़बड़ है। इतने में वो देखता है कि पकोड़े वाला दुकान बंद करके वहां से जा रहा है। वो छुपकर उसका पीछा करता है तो देखता है कि पकोड़े वाला गांव के करीब जंगल शुरू होते ही जो शमशान है वहां जाकर गायब हो गया। तो अब समझा ये गांव वाले क्यों अजीब बर्ताव कर रहे हैं। इस पकोड़े वाले पर तो मुझे शुरू से ही शक था, अब देख भी लिया। उस रात वो एक तांत्रिक को बुलाता है और सारी घटना बताता है। बेटा, ये कोई साधारण आदमी नहीं है, ये भटकती आत्मा है जो अभी गांव वालों का शिकार कर रही है। ज्यादा देर हुई तो सब गांव वाले उसका शिकार बन जाएंगे। लेकिन गांव वाले तो सिर्फ अजीब बर्ताव कर रहे हैं, बाकी तो कुछ नहीं है, अभी तो शुरुआत है। ज्यादा देर हो गई तो सब के सब एक एक करके उस भूत के पीछे चलते जाएंगे और गायब होते जाएंगे। मैं तुम्हें एक पुड़िया देता हूँ, तुम कैसे भी करके जब वो भूत पकोड़े बना रहा हो तो उसमें मिला देना। वो भूत वहीं जलकर भस्म हो जाएगा और गांव वाले खुद ही ठीक हो जाएंगे। रोहित चुपके से पकोड़े वाले की दुकान में घुसकर वो पुड़िया मिला देता है। देखते ही देखते भूत जलने लगता है। चिंता मत कर बच्चा, ये भूत अब कभी वापस नहीं आएगा।